हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग सेल साइकिल का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। हम लोग प्रीवियस वीडियो में सेल साइकिल पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग बेसिक्स देख चुके हैं सेल साइकिल के। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि सेल साइकिल फ्यूज़न किस तरीके से, अगर दो सेल अगर डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में हैं तो किस तरीके से फ्यूज़न होता है। ठीक है, हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं विद PYQs। आज हम लोग पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सेल जो है कैसे सेल का प्रोग्रेशन होता है G2 टू M फेज में। ठीक है, इसे काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ PYQs करेंगे। तो पहले हम लोग कंसेप्ट देखते हैं, उसके बाद करेंगे PYQs। तो देखिएगा, अगर हम बात करें प्रोग्रेशन ऑफ द सेल फ्रॉम G2 टू M फेज, देखिए हमें पता है इसमें कौन से CDK एंड साइक्लिन रोल प्ले करते हैं। अगर तो CDK1 एंड साइक्लिन बी, CDK1 एंड साइक्लिन बी क्या है आपका रोल प्ले करता है। अब क्या क्या इवेंट्स होंगे जब सेल G2 टू M फेज में जाएगा, क्या क्या इवेंट्स होंगे। तो इवेंट्स क्या क्या होते हैं, क्रोमेटिन कंडेंसेशन होता है। पहला इवेंट क्या होता है, क्रोमेटिन कंडेंसेशन। देन न्यूक्लियर एनवलप ब्रेकडाउन एक और इवेंट है। देन थर्ड इवेंट क्या है आपका, फ्रेगमेंटेशन ऑफ गोल्जी एपरेटस। एंड फोर्थ इवेंट होता है आपका स्पिंडल फॉर्मेशन। चार इवेंट होते हैं, क्रोमेटिन कंडेंसेशन, न्यूक्लियर एनवलप ब्रेकडाउन, फ्रेगमेंटेशन ऑफ गोल्जी एपरेटस, स्पिंडल फॉर्मेशन। एक एक इवेंट को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो पहले हम चलते हैं क्रोमेटिन कंडेंसेशन की तरफ। ध्यान से सुनिएगा, क्रोमेटिन कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। देखिएगा, एस फेज में हमें पता है क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं ये बात। एस फेज में क्या होता है आपका, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो क्या होता है एस फेज के टाइम पे कोहेसिन्स, ये आपको जो ग्रीन कलर में ये दिख रहे हैं ये क्या है, कोहेसिन्स। कोहेसिन, कोहेसिन क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं डीएनए से। कोहेसिन क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं डीएनए से ड्यूरिंग एस फेज। ठीक है, और कोहेसिन का क्या काम होता है, देखिए दो प्रोटीन होती हैं, एक होती है कोहेसिन और एक होती है कंडेंसिन। कोहेसिन क्या करती है, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होती हैं उन दोनों को आपस में लिंकेज बना के रखती है। कोहेसिन का क्या काम होता है, जैसे ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है, ये दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड है, तो इन दोनों को आपस में लिंकेज बना के रखेगी, इन दोनों को आपस में जोड़ के रखती है, चिपका के रखती है। ठीक है, तो कोहेसिन क्या करती है, लिंकेज बना के रखती है बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड। वहीं पर कंडेंसिन क्या करती है, कंडेंस करती है। कंडेंस मीन्स उन्हें छोटा कर देगी, मतलब उन्हें बिठा देगी। जैसे ये इतनी बड़ी है, देखिए इतना बड़ा है ये, और इसे देखिए ये कितना कंडेंस हो गया है। तो कोहेसिन क्या करती है, सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में लिंकेज मेंटेन करती है। वहीं पर कंडेंसिन क्या करती है, उस जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनको कंडेंस कर देती है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ रब करती हूँ। हाँ, देखिए कोहेसिन एस फेज के टाइम पे क्या होता है, ड्यूरिंग एस फेज कोहेसिन जो है बाइंड कर जाती है डीएनए से। आप देख रहे हैं ये एस फेज के टाइम पे क्या हुआ है, बाइंड कर गई है कोहेसिन पूरे डीएनए से। ठीक है, पूरे जो लेंथ होती है उससे क्या होती है, कोहेसिन बाइंड कर जाती है, पूरे जितनी भी लेंथ होती है उससे कोहेसिन जो है बाइंड कर जाती है। देन क्या होता है कि फिर देखिए G2 फेज आया, G2 फेज के बाद क्या होता है, जैसे ही सेल एंटर करती है M फेज में, जैसे ही सेल, ये प्रो फेज का मतलब क्या हो गया, सेल कहाँ एंटर कर रही है, M फेज की तरफ जा रही है। तो जैसे ही सेल G2 से M फेज की तरफ जाती है तो आपके CDK1 साइक्लिन बी एक्टिवेट होते हैं। CDK1 एंड साइक्लिन बी, CDK1 और साइक्लिन बी क्या करते हैं, कंडेंसेंस को एक्टिवेट करते हैं। CDK1 और साइक्लिन बी क्या करते हैं, कंडेंसेंस को एक्टिवेट करते हैं। कंडेंसेंस को एक्टिवेट करते हैं और कंडेंसिन क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। कोहेसिन की जगह क्या आ जाता है, कंडेंसिन आ जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, देखो कंफ्यूज मत हो, बहुत इजी वे में बताती हूँ। एस फेज के टाइम पे क्या होता है कि ओवर द इंटायर लेंथ कोहेसिन आके डीएनए से अटैच हो जाती है। ठीक है, डीएनए से बाइंड कर जाती है। देन क्या होता है, सेल एस से G2 में जाएगी, अब G2 से M फेज में जाएगी। जैसे ही M फेज में सेल जाती है तो CDK1 एंड साइक्लिन बी, ठीक है, वो एक्टिवेट होते हैं और कंडेंसेंस को एक्टिवेट करते हैं। कंडेंसेंस जो हैं एक्टिवेट होते हैं CDK1 एंड साइक्लिन बी के थ्रू। फॉस्फोराइलेशन होता है और कंडेंसेंस क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जैसे ही कंडेंसेंस एक्टिवेट होंगे वो क्या करेंगे, कोहेसिन को रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए ग्रीन कलर का था पहले, अब कंडेंसिन रेड कलर में है, तो कंडेंसिन आ गया ओवर द इंटायर लेंथ एक्सेप्ट द ये जो मिडिल पोर्शन है उसको छोड़ के। ठीक है, तो ओवर द इंटायर लेंथ क्या होता है, कोहेसिन की जगह क्या आ जाता है, कंडेंसिन आ जाता है।
ठीक है। सिर्फ यहाँ ये जो बीच में जो पार्ट है सेंट्रोमियर सेंट्रोजोम वाला, वहां पर छोड़ के ओवर द इंटायर लेंथ क्या आ जाता है आपका, कंडेंसिन आ जाता है। तो CDK1 साइक्लिन बी ने क्या किया, फॉस्फोराइलेट किया कंडेंसिन को और उन्हें एक्टिवेट कर दिया। कंडेंसिन जैसे ही एक्टिवेट हुए उन्होंने किसको रिप्लेस कर दिया, कोहेसिन को रिप्लेस कर दिया, और उसकी जगह क्या आ गए, रेड कलर में कंडेंसिन आ गए। ठीक है, एक्सेप्ट द ये सेंट्रोजोम वाला जो पार्ट होता है वहां पर। अब क्या होता है, हमें पता है कंडेंसिन का क्या रोल है। कंडेंसिन क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे क्रोमोजोम को, तो क्या होगा, क्रोमोजोम देखिए कंडेंस हो गया, और ये ग्रीन कलर की क्या है, कोहेसिन है। ये क्या करेगी, सिस्टर क्रोमेटिड को मेंटेन करके रखेगी, उनके लिंकेज को, सिस्टर क्रोमेटिड के लिंकेज को मेंटेन करके रखेगी। मतलब सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़े रहेंगे। कहाँ से जुड़े हुए हैं, सेंट्रोजोम से जुड़े हुए हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें टफ पार्ट। देखो, एस फेज के टाइम पे क्या होता है, डीएनए से कोहेसिन बाइंड कर जाता है। एस फेज में क्या होता है, डीएनए से आपका कोहेसिन बाइंड कर जाता है। ठीक है, अब सेल जो है G2 से M में जाएगी, S से G2, G2 से M। तो M फेज में क्या होगा आपका, ये CDK1 साइक्लिन बी एक्टिवेट करेंगे, CDK1 साइक्लिन बी जो है एक्टिवेट करेंगे कंडेंसेंस को, फॉस्फोराइलेशन करेंगे और कंडेंसेंस क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। कंडेंसेंस एक्टिवेट होते हैं तो कंडेंसेंस क्या करते हैं, कोहेसिन को रिप्लेस कर देते हैं ओवर द इंटायर लेंथ, एक्सेप्ट द सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम पार्ट को छोड़ के बाकी जो इंटायर लेंथ है वहां पर क्या आ जाएंगे, कोहेसिन की जगह कंडेंसिन। अब कंडेंसिन आ गए, कंडेंसिन क्या करते हैं, कंडेंस करेंगे क्रोमोजोम को, और कोहेसिन जो है सेंट्रोजोम वाले पार्ट पे है तो वो सिस्टर क्रोमेटिड को मेंटेन करके रखेगा। सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और कंडेंसिन क्या करेगा, कंडेंस कर देगा क्रोमोजोम को। ये समझ आया, आई होप ये पार्ट समझ आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम दूसरे इवेंट की तरफ चलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, ध्यान से सुनना। देखो, किसी भी न्यूक्लियर एनवेलप को स्टेबलाइज करने के लिए न्यूक्लियर पोर प्रोटीन एंड न्यूक्लियर लेमिना की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी न्यूक्लियर एनवेलप को स्टेबलाइज करने के लिए न्यूक्लियर लेमिना एंड न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब G2 to M फेज में प्रोग्रेशन होता है तो ये न्यूक्लियर एनवेलप जो है ब्रेक डाउन होता है। कैसे ब्रेक डाउन होता है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ध्यान से सुनना, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये फ्रेगमेंट में टूट जाएगी। ये न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है क्या होगी, फ्रेगमेंट में टूट जाएगी। ये जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स हैं ये डिसोसिएट हो जाते हैं। ये न्यूक्लियर जो पोर कॉम्प्लेक्स है ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। और न्यूक्लियर लेमिना जो है वो डीपॉलीमराइज हो जाता है। ये न्यूक्लियर लेमिना जो है वो क्या हो जाता है, डीपॉलीमराइज, डीपॉलीमराइसिस। ठीक है, अब कैसे होता है वो ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने आपको बताया ना कौन से CDK रोल प्ले करेगा, CDK1 एंड साइक्लिन बी। आप ये याद रखना, G2 to M फेज में जब प्रोग्रेशन होगा तो सिर्फ और सिर्फ CDK1 एंड साइक्लिन बी का ही रोल होगा। तो देखो, CDK1 एंड साइक्लिन बी क्या करता है, वो फॉस्फोराइलेट कर देगा न्यूक्लियर लेमिना प्रोटीन को। CDK1 देखो यहाँ दिखा भी रखा है, न्यूक्लियर लेमिना प्रोटीन है, ठीक है, आपस में पॉलीमराइज की वजह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब CDK1 साइक्लिन बी क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट कर देता है लेमिन प्रोटीन को। क्या करता है, लेमिन पर क्या करता है, लेमिन प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कर देता है। फॉस्फोराइलेट होने की वजह से ये क्या होता है, ये डीपॉलीमराइज्ड हो जाते हैं। देखो ये फॉस्फोराइलेशन लग गया, फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से क्या हो गया, ये डीपॉलीमराइज हो गए आपस से। ठीक है, और डीपॉलीमराइजेशन होने की वजह से क्या हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्स जो है टूट जाता है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये क्योंकि पॉलीमराइजेशन बना हुआ था, अब डीपॉलीमराइज होगा, इसकी वजह से क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, टूट जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो, आपके न्यूक्लियर एनवेलप को मेंटेन करने या स्टेबलाइज करने के लिए न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट होती है और न्यूक्लियर लेमिना की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है आपकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट में टूट जाती है, न्यूक्लियर लेमिना डीपॉलीमराइज हो जाते हैं और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो जाते हैं। कैसे होते हैं, CDK1 और साइक्लिन बी क्या करता है, न्यूक्लियर लेमिना जो लेमिन प्रोटीन्स होती हैं उनको फॉस्फोराइलेट कर देता है। लेमिन प्रोटीन्स जैसे ही फॉस्फोराइलेट हो जाती हैं वो डीपॉलीमराइज होना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे ही वो डीपॉलीमराइज होंगी तो ये क्या होगा, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या हो जाएगा, डिसअसेंबल हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या, न्यूक्लियर लेमिना क्या हो जाएगा, वो अलग अलग हो जाएंगी। भाई आपस में पॉलीमराइज थी ये प्रोटीन ऐसे, अब क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो डीपॉलीमराइज हो जाता है। एज वेल एज CDK1 साइक्लिन बी और क्या करते हैं,
ये इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स होती हैं, उनको भी फॉस्फोराइलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअसेंबल हो जाती है। ठीक है, बस कुछ नहीं है, CDK1 साइक्लिन भी क्या करेंगे, लेमिन प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट कर देंगे, जिसकी वजह से डीपॉलीमराइजेशन हो जाता है। एज वेल एज न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ इनर प्रोटीन्स होती है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, उनको भी फॉस्फोराइलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से डिसअसेंबली हो जाती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर बेटा ये जो मैंने फिगर है ये मैंने कूपर की बुक से ली है, द सेल बुक है, वहां से आप इसे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्ड इवेंट की तरह, गोल्गी फ्रेगमेंटेशन ऑफ गोल्जी एपरेटस। ठीक है, तो देखिएगा, इसको पढ़िए। द गोल्जी देखो क्या होता है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। देखो, दो गोल्जी मैट्रिक्स प्रोटीन होती है, दो गोल्जी मैट्रिक्स प्रोटीन होती है, GM130 एंड GRASP65, GRASP65। ये क्या है, गोल्जी मैट्रिक्स प्रोटीन है। मैंने आपको बताया कौन सा CDK रोल प्ले करेगा, CDK1। तो CDK1 क्या करता है, इनको फॉस्फोराइलेट कर देता है। जैसे ही इनका फॉस्फोराइलेशन होता है, ये क्या हो जाती हैं, ये इनिबिट हो जाती हैं। ये इनका क्या रोल होता है, ये वेसिकल डॉकिंग और फ्यूजन में रोल प्ले करती हैं, वेसिकल डॉकिंग एंड फ्यूजन में रोल प्ले करती हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होता है इन प्रोटीन्स का, तो वेसिकल डॉकिंग और फ्यूजन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से गोल्जी एपरेटस क्या हो जाता है, फ्रेगमेंट में टूट जाता है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ गोल्जी एपरेटस। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए पढ़िए इसे, बहुत इजी वे में दिया हुआ है। द गोल्जी एपरेटस फ्रेगमेंट इनटू स्मॉल वेसिकल्स एट माइटोसिस which may either by absorbed into the ER endoplasmic reticulum or distributed directly to daughter cells at cytokinesis. The breakdown of these membrane, breakdown होना इन membrane का, is in part thought to be mediated by CDK1 phosphorylation of Golgi matrix proteins such as GM130 and GRASP65, which are required for the docking of COP-I coated vesicles to the Golgi membrane. Phosphorylation of these proteins by CDK1 inhibits vesicle docking and fusion, leading to fragmentation of the Golgi apparatus. समझ आया? क्या होता है, CDK1 इनको फॉस्फोराइलेट कर देगा प्रोटीन को, जिसकी वजह से वेसिकल डॉकिंग और फ्यूजन इनिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है गोल्जी एपरेटस। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट इवेंट वो है आपका, लास्ट इवेंट आपका है स्पिंडल फॉर्मेशन। ठीक है, अब कैसे होता है देखते हैं। देखो कैसे सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन होता है। आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि जो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन है वो कहाँ से बिगिन हुआ था, एस फेज में। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस पढ़ी हैं तो आपको याद होगा, एस फेज में क्या होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन बिगिन होता है, लेकिन कंप्लीट वहां नहीं होता। कंप्लीट कहाँ होता है, इस फेज में जाके, G2 to M फेज में जब प्रोग्रेशन होता है, यहाँ पर ये जाके कंप्लीट होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा क्या होता है। ये क्या दिया हुआ है आपका, सेंट्रियोल पेयर है। ये क्या दिया हुआ है आपका, सेंट्रियोल पेयर है। और ये जो लाइट ग्रीन में पीछे दिया हुआ है वो क्या है, पेरी सेंट्रियोल मैट्रिक्स है। लाइट ग्रीन में पीछे जो बैकग्राउंड से दिया हुआ है वो क्या है, पेरी सेंट्रियोल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिएगा क्या होता है, एस फेज में जो ये डॉटर सेंट्रियोल होते हैं, ये मदर सेंट्रियोल के नियर, ये मदर सेंट्रियोल है, ये मदर सेंट्रियोल है, इनके नियर ये देखिए एस फेज में क्या हो रहा है, ग्रो करना स्टार्ट कर दी। क्या करना स्टार्ट कर दी, ग्रो करना स्टार्ट कर दी है। देखिए पढ़िए, ड्यूरिंग एस फेज अ डॉटर सेंट्रियोल बिगिंस टू ग्रो नियर द बेस ऑफ ईच मदर सेंट्रियोल एंड एट राइट एंगल ऑफ इट। इसके राइट एंगल पर, इनका क्या है, मदर सेंट्रियोल का राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल टू इट। The elongation of the daughter centriole is usually completed in G2. अब क्या हो गया, G2 फेज में इसका elongation क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, the two centriole pair remain close together in a single centrosomal complex. अब देखो ये यहाँ पर completion तो हो गया, लेकिन ये अभी भी सिंगल पेयर में है, अभी भी क्या है, सिंगल एक पेरीसेंट्रियोल मैट्रिक्स में है। अब क्या होता है, जैसे ही बिगिनिंग होती है एम फेज की, तो ये सेंट्रियोल जो होता है मैट्रिक्स, ये अलग अलग हो जाता है, और यहाँ पर एस्टर्स क्या हो जाते हैं, एस्टर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हर, देखो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ,
एस फेज में क्या हुआ, आपका ये स्टार्ट हो गया सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही G2 फेज में इसका सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन M फेज की जैसे ही बिगनिंग होती है तो ये जो पेरी सेंट्रियोल मैट्रिक्स होती है ये स्प्लिट हो जाती है, और ये एक डॉटर सेंट्रोजोम हो गया, ये दूसरा डॉटर सेंट्रोजोम हो गया, ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं। और हर ईच सेंट्रोजोम में ये रेडियल एरे जो होती हैं, जिन्हें आप माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं, ये स्टार्ट हो जाती हैं आना। ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो ग्रीन कलर में दिए हुए हैं, ठीक है, जिसे आप एस्टर्स के नेम से भी जानते हैं। तो ये होता है आपका सेंट्रियोल रेप्लिकेशन। तो ये मैंने पूरा लिखा हुआ भी है, ये मैंने द सेल वाली बुक से ही लिया है, कूपर की बुक है द सेल बाय कूपर, आप उससे इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी वे में लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये जो मटेरियल है ना, मैं ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है ज्ञान वर्षा के नेम से, आप सर्च करेंगे ज्ञान वर्षा, GYANVARSHA, ज्ञान वर्षा, ठीक है। तो आपको वहां पर मैं ये मटेरियल अपलोड कर दूंगी, वन आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप बच्चों आपको ये चारों इवेंट बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और स्पेशली जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो एक ये न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटिन कंडेंसेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिंडल फॉर्मेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। CSI नेट दिसंबर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट देखो, गिवन बिलो आर इवेंट्स इन द सेल साइकिल: फॉस्फोराइलेशन ऑफ लेमिन ABC, फॉस्फोराइलेशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, पॉलीयूबिक्यूटिनेशन ऑफ सिक्यूरिन, association of inner nuclear membrane protein and nuclear pore complex proteins with chromosome. Which one of the following reflects the correct sequence of events in the mammalian cell cycle? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सेल साइकिल है, ठीक है, हमने इवेंट्स, देखो एक ये वाला इवेंट नहीं पढ़ा, बाकी सारे इवेंट पढ़े हैं। तो हमने सबसे पहले इवेंट कौन सा पढ़ा था, रेटिनोब्लास्टोमा का, याद कीजिए। हमने देखा था कि जब लेट जीवन फेज आ रहा था, लेट जीवन फेज में क्या हो रहा था कि आपका कंप्लीट फॉस्फोराइलेशन हो रहा था रेटिनोब्लास्टोमा पे। रेटिनोब्लास्टोमा पे कंप्लीट फॉस्फोराइलेशन की वजह से क्या हो रहा था, आपकी रेटिनोब्लास्टोमा क्या हो रही थी, इनएक्टिव हो रही थी। इनएक्टिव होने की वजह से वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को रिलीज कर रही थी, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिलीज होने की वजह से आपको DNA पॉलीमरेज, ये सब क्या मिल रहे थे, आपको देखने के लिए मिल रही थी, ठीक है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा तभी आपका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा। तो DNA पॉलीमरेज, DNA रेप्लिक इनिशिएटिंग प्रोटीन्स काफ़ी सारी देखने के लिए मिल रही थी। तो पहला इवेंट क्या होगा आपका, बी वाला, पहला इवेंट क्या होगा, बी, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ से निकाल सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड तो नहीं होगा, सेकंड या फोर्थ में से कोई होना है। अब सी या ए इवेंट में से होना है। फॉस्फोराइलेशन ऑफ लेमिन ABC, अभी हमने देखा कि लेमिन प्रोटीन्स का क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन हो जाता है जब G2 to M प्रोग्रेशन होगा। G2 to M प्रोग्रेशन के लिए क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन ऑफ लेमिन प्रोटीन। तो क्या होगा नेक्स्ट इवेंट ए, तो BA, तो फोर्थ ऑप्शन में यहीं से दिख रहा है। देन हमने ये इवेंट पढ़ा नहीं है, लेकिन M फेज जब अभी मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ाऊंगी उसमें दिखाऊंगी कि कैसे पॉलीयूबिक्यूटिनेशन होता है सिक्यूरिन का, ठीक है। तो देन C आएगा, एंड देन एसोसिएशन ऑफ, हमने क्या पढ़ा, डिसोसिएशन, हमने क्या देखा कि कैसे न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन होता है। अब जब M फेज कंप्लीट होगा तो न्यूक्लियर एनवेलप का बनना भी होगा, भाई एसोसिएशन होना स्टार्ट होगा। तो लास्ट इवेंट क्या होगा, D, ठीक है। तो BACD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CSI नेट जून 2015 में क्वेश्चन आया है, क्रोमेटिन कंडेंसेशन इज ड्रिवन बाय प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस कॉल्ड कंडेंसिन विच आर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताना भूल गई, ध्यान से सुनो मेरी बात। यहाँ पर देखो SMC प्रोटीन होती हैं। SMC क्या होती है, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स। तो कंडेंसिन में कौन से SMC रोल प्ले करते हैं, कंडेंसिन में आपके SMC2 एंड SMC4 प्ले करते हैं कंडेंसिन के लिए, और कोहेसिन में 1 and 3, कोहेसिन में SMC, ठीक है, याद रखिएगा SMC 1 and 3 कोहेसिन में, SMC 2 and 4 कंडेंसिन में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, क्रोमेटिन कंडेंसेशन इज ड्रिवन बाय प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस कॉल्ड कंडेंसिन विच आर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफ स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमेटिन SMC proteins that play a key role in the organization of eukaryotic chromosome.
Condensin along with another family of SMC protein called cohesin significantly contribute to chromosome segregation during mitosis. If the cells are treated with an inhibitor of CDK1 phosphorylation immediately before the cell enter M phase, which of the following statement is most likely to be true? देखो क्या कहा गया है कि आपने क्रोमेटिन कंडेंसेशन को पढ़ा, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि आपकी सेल है उसको किससे ट्रीट कर दिया जाए, आपका जो CDK1 है, CDK1 जो है उसको इनिबिट कर दिया जाए, ठीक है, इनिबिटर डाल दिया जाए कोई CDK1 फॉस्फोराइलेशन का, तो क्या होगा भाई, सेल एम फेज में एंटर करने वाली है, उससे पहले हमने क्या किया, CDK1 फॉस्फोराइलेशन को इनिबिट कर दिया, तो क्या होगा। तो देखिए आप खुद याद कीजिए, अगर आपको याद हो जब सेल एंटर कर रही थी एम फेज में, CDK1 साइक्लिन बी किसे CDK1 साइक्लिन बी जो है किसे एक्टिवेट कर रहे थे, कंडेंसिन को एक्टिवेट कर रहे थे। कंडेंसिन को एक्टिवेट करने के बाद क्या हो रहा था, तो जो इंटायर लेंथ पर एक मिनट में अलग कलर यूज करती हूँ, इंटायर लेंथ पर जो ये कोहेसिन है, ये जो कोहेसिन है ये क्या हो जाए, कोहेसिन जो है रिप्लेस हो जाए कंडेंसिन से, कोहेसिन क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए कंडेंसिन से, ठीक है। CDK1 क्या कर रहा था, कंडेंसिन को एक्टिवेट कर रहा था, जिससे की वजह से कंडेंसिन जो है आ जाएगी कोहेसिन की जगह, कोहेसिन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा कंडेंसिन से, ठीक है। मीन्स कंडेंसिन आ जाएगी उस प्लेस पे जहां पर कोहेसिन है, एक्सेप्ट द सेंट्रोजोम पार्ट। तो अब ऑप्शन पढ़ो क्या होगा, अगर CDK1 नहीं है तो क्या होगा। देखो सिस्टर क्रोमेटिड आर हेल्ड टुगेदर बाय कंडेंसिन अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम। क्या सिस्टर क्रोमेटिड कंडेंसिन से रहेगी, क्यों रहेगी भाई, नहीं रहेगी, क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि CDK1 एक्टिवेट ही नहीं हुआ भाई, CDK1 इनिबिट है। जब CDK1 इनिबिट है तो कैसे कंडेंसिन को वो एक्टिवेट करेगा, कंडेंसिन आ ही नहीं पाएगी, अभी क्या है, कोहेसिन ही है उस जगह। सिस्टर क्रोमेटिड आर हेल्ड टुगेदर बाय कोहेसिन अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम, ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड क्या है, एस फेज में इंटायर लेंथ पे क्या था, कोहेसिन था, वहां पर क्या रहेगा, कोहेसिन ही रहेगा, क्योंकि CDK1 एक्टिव ही नहीं हुआ है भाई, CDK1 क्या है, इनिबिट है। सिस्टर क्रोमेटिड आर हेल्ड टुगेदर बाय कंडेंसिन एंड आर अटैच्ड टू ईच अदर ओनली एट द सेंट्रोमियर, गलत, कंडेंसिन आएगी ही नहीं। सिस्टर क्रोमेटिड आर हेल्ड टुगेदर बाय कंडेंसिन एंड आर अटैच्ड टू ईदर ओनली एट द टेलोमेर, नहीं, कंडेंसिन आ ही नहीं सकती भाई, जब CDK1 ही इनिबिट है, जब CDK1 इनिबिट है तो कैसे वो कंडेंसिन को एक्टिवेट करेगा, कंडेंसिन ही एक्टिवेट नहीं हुई तो कैसे ओवर द एंटायर लेंथ क्या रहेगा, फिर भी कोहेसिन ही रहेगी। आई होप गाइस आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि पूरा कंसेप्ट क्या है, प्रोग्रेशन फ्रॉम G2 टू M फेज का। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं gyanvarshaquery@gmail.com पर, ठीक है। ये हमारा फेसबुक पेज है fb.me ज्ञान वर्षा बायो, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं मोर अपडेट्स के लिए। ये जो मटेरियल है ये पूरी PDF में अपलोड कर दूंगी हमारा टेलीग्राम पे जो चैनल है उस पर, ठीक है। अगर आपको ये कंटेंट कैसा लगता है ये हमें प्लीज़ ज़रूर बताया कीजिए। देखिए देखो क्या होता है, मुझे ना थोड़ा मोटिवेशन मिलता है उससे कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो मैं और कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने के लिए। ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।